Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, welcome to self study PK. My name is सैयद उसामा. इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम फ्लूइड डायनामिक्स है उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे. आज बेसिकली जो हमने बातें करनी हैं वो आगे पूरे लेक्चर में इस्तेमाल होंगी. आमतौर पे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले लेक्चर्स छोड़ देते हैं आसान समझ के और उनको फिर बाकी भी नहीं समझ आती. तो मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये आप जो पहला लेक्चर है जो कि थोड़ा सा लेंथी भी होता है बाकी लेक्चर से, इसको छोड़ें नहीं, इसको साथ साथ अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करें और इसको अपनी लर्निंग में भी लेके आएँ क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट सारे में इस्तेमाल होने हैं. तो जैसा कि आपने देखा है कि चैप्टर नंबर 4 का नाम है फ्लूइड डायनेमिक्स, लेकिन आपने अगर ये पहले भी पढ़ा होगा कि हम फ्लूइड डायनेमिक्स को डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते, हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए. तो सबसे पहली बात तो ये कि जब भी हम फ्लूइड का नाम लेते हैं ना तो हमें ऐसे लगता है कि जैसे पानी की बात हो रही है. ऐसा नहीं है, हर जो चीज़ फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं. तो आप लिख सकते हैं एनीथिंग विच कैन फ्लो, एनी सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो. एनी सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो is called fluid. Any substance which has ability to flow is called fluid. अगर आप मेरे साथ साथ लिखते जाएंगे तो आपको आसानी भी हो जाएगी और आप लेक्चर में बोर भी नहीं होंगे. और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि आप इस लेक्चर को ऑनलाइन देखें, उससे थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट हो जाती है और हम मज़ीद आपके लिए लेक्चर्स बना सकते हैं. एनी सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड. Any substance which has ability to flow is called fluid. तो डेफिनेशन से आपको नज़र आ रहा है कि सिर्फ पानी ही फ्लूइड नहीं हो सकता, हर वो चीज़ जो फ्लो कर सकती है उसको हम फ्लूइड कहते हैं. तो डेफिनेशन को मुकम्मल कर लेते हैं. एनी सब्सटेंस विच हैज़ एबिलिटी टू फ्लो इज़ कॉल्ड फ्लूइड. तो इसमें आप लोग 3 एग्जांपल्स दे सकते हो. फ्लूइड में हमारे पास 3 तरह की चीज़ों को फ्लूइड कहा जा सकता है. बतौर एग्जांपल सबसे पहले नंबर पे हमारे पास लिक्विड. अब लिक्विड थिक है कि हमारे पास लिक्विड पतला है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. हर तरह का लिक्विड हमारे पास फ्लूइड के अंदर काउंट होगा. गैसेस आपको पता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक फ्लो करती है, ये हमारे पास फ्लूइड डायनेमिक्स में काउंट होंगी. इसके अलावा एक तीसरी चीज़ भी है जिसको आप भूल जाते हो अक्सर, उसका नाम है प्लाज्मा. आपको पता है आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर को प्लाज्मा कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं वो आयंस के फॉर्म में होते हैं क्योंकि वो बहुत हाई टेम्परेचर पे होते हैं या कोई और वजह होती है. तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ये हमारे पास कंसिडर होंगी एज अ फ्लूइड. तो आयोनिक स्टेट ऑफ मैटर जिसको हम फोर्थ स्टेट भी कहते हैं मैटर की. आगे चलते हैं, कुछ मज़ीद बातें कर लेते हैं. फिर हमारे पास बात आती है विस्कोसिटी की. स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी को समझने के लिए मैं यहाँ पे एक फ़िगर ड्रॉ करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको उस फिगर से ये बात समझ आ जाएगी कि व्हाट इज़ विस्कोसिटी. आप सपोज कर लें कि हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हमने फ्लूइड भरा हुआ है. अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बातें बता रहा हूँ जो कि आपने याद रखनी है ताकि आपको ये चीज़ भूले ना. अब मैंने ये बात कही है कि इसमें फ्लूइड भरा हुआ है, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा. मैं कह लेता हूँ कि इसमें लिक्विड भरा हुआ है. अब लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना उनके दरमियान होती हैं एडहेसिव फोर्सेस. एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं? आई एम सॉरी फॉर दैट. लिक्विड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान होती हैं कोहेसिव फोर्सेस. मैं आपको एडहेसिव का भी अभी थोड़ी देर तक बता दूंगा, लेकिन लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के दरमियान कौन सी फोर्सेस होती हैं? कोहेसिव फोर्सेस. अब ये कोहेसिव फोर्सेस कौन सी फोर्सेस होती हैं? दीज आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. दीज आर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन. ये सिमिलर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती हैं. क्या मतलब? हमारे पास जो एक तरह के मॉलिक्यूल होंगे, सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल, उनमें ये फोर्स पाई जाती है. इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी के ऊपर वाली लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं. सेम टाइप ऑफ फोर्स मॉलिक्यूल्स के दरमियान पाई जाती है. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऊपर वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे वाले लेयर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर रहे हैं?
अट्रैक्ट करे। अगर ये इसके ऊपर से फ्लो करना चाहे तो जो नीचे वाली लेयर है ऊपर वाले लेयर को रेजिस्ट करेगी, और इसी रेजिस्टेंस के इफेक्ट को या फ्रिक्शनल इफेक्ट को हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो व्हाट इज विस्कोसिटी? डेफिनेशन लिख लें इसकी। डेफिनेशन हम कोशिश करेंगे कि वाइट से लिखें ताकि आपको याद रहे। फ्रिक्शनल इफेक्ट बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड। फ्रिक्शनल इफेक्ट between different layers, frictional effect between different layers of flowing fluid is called viscosity. Frictional effect between different layers of flowing fluid is called viscosity. Of flowing fluid is called viscosity. अब हमारे पास कोई लिक्विड है, वो तैर रहा है, और तैरने के दरमियान जो उसके दरमियान फ्रिक्शन है ना, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। अच्छा जी, इस विस्कोसिटी को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं ना, मतलब मैथमेटिकल फॉर्म में लिखने के लिए, तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। विस्कोसिटी इज रिप्रेजेंटेड in terms of viscosity is represented in terms of coefficient of viscosity, in terms of coefficient of viscosity। अब इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि आपके पास जो विस्कोसिटी है ना, उसके लिए आपके पास कोई सिंबल या फार्मूला नहीं है। अलबत्ता आपके पास फार्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। जो बात कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की होगी वही बात आपके पास विस्कोसिटी में होगी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये मैंने आपसे क्या बात कही है, पहले हम इसको समझ लेते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है ग्रीक लेटर ईटा से। अच्छा, ईटा का फॉर्मूला भी मैं आपको अभी लिख के दिखा दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे सब्र करना पड़ेगा। अब ये जो ईटा है ना, बेसिकली हम इसको मैयर करते हैं, इसके मुताबिक हम बताते हैं कि किसी की जो हमारे पास विस्कोसिटी है ज़्यादा है, किसी की विस्कोसिटी कम है। जैसा कि मैं कहता हूँ एयर है, उसकी जो विस्कोसिटी होती है वेरी लेस होती है। एयर की विस्कोसिटी वेरी लेस होती है, तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बहुत कम होता है। जो लिक्विड्स हैं, लिक्विड्स की जो वेलोसिटी होती है वो 1000 टाइम्स किसी भी गैस से ज़्यादा होती है। तो लिक्विड्स की वेलोसिटी लार्ज होती है, तो इसका मतलब है उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा होता है। दोबारा बता रहा हूँ, हमारे पास अगर गैसेज हैं तो उनकी जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कम है, तो उनकी विस्कोसिटी भी कम है। अगर हमारे पास लिक्विड है तो उसका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो उसकी विस्कोसिटी भी ज़्यादा है। यहाँ पे ना मैं मज़ीद आपको एक बात बताना चाहूँगा। मैंने यहाँ पे बात की कि हमारे पास लिक्विड में कोएसिव फोर्सेज होती हैं जिसकी वजह से विस्कोसिटी अराइज होती है। तो आपने सोचा कि गैसेज में क्या होता है, गैसेज में क्यों विस्कोसिटी अराइज होती है? तो गैसेज में विस्कोसिटी अराइज होती है ड्यू टू डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन क्या होता है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल या गैस लेयर, जो भी आप कह लें। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर होगी तो हमारे पास गैसेस में विस्कोसिटी होगी। अच्छा, अब आपको सोचना चाहिए कि ये जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखवाया है, क्या इससे कोई इफेक्ट होगा इसकी विस्कोसिटी पे? क्या इसकी विस्कोसिटी डिफरेंट तरह की होगी, इसकी विस्कोसिटी डिफरेंट तरह की होगी? तो आंसर है यस। अगर आप किसी लिक्विड को टेम्परेचर बढ़ाओ, अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओ तो उनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस होती हैं ना, वो कम हो जाती हैं। तो कोहेसिव फोर्सेस कम होने की वजह से उनकी जो विस्कोसिटी होती है ना, वो कम हो जाती है। लेकिन गैसेस में इसका उलट होता है। अगर आप किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाओ, उसको हीट सप्लाई करो, तो उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनका कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी भी बढ़ जाता है। तो बेसिकली ये मेजर डिफरेंस है लिक्विड्स और गैसेस की विस्कोसिटी में। दोनों का ओरिजिन डिफरेंट है, जिसकी वजह से उनके ऊपर टेम्परेचर का असर डिफरेंट होता है। आई होप कि ये बात आपको अंडरस्टैंडिंग में आई होगी। मैंने गलती से बोल दिया था यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस, तो आपको सोचना चाहिए कि एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं।
अगर हमारे पास जैसे हमारे पास एक टायर है, उसके ऊपर आप मट्टी लगी हुई है, तो वो मट्टी वहाँ चिपकी हुई है ना, तो वो जो फोर्सेस है वो है एडहेसिव फोर्सेस, उसमें मॉलिक्यूल सेम नहीं है। तो हमने काफ़ी इस पर टाइम लगा दिया है। विस्कोसिटी का जो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है उसको ईटा कहते हैं। अब यहाँ पे उसकी बात शुरू हुई है तो मैं उसको यहाँ पे समझा देता हूँ थोड़ा सा, लेकिन इंशाल्लाह ताला आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा आएगा। आपने एक लॉ पढ़ा होगा अपने एफएससी में जिसको हम बोलते हैं स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ हमें क्या बताता है जी? ड्रैग फोर्स के बारे में बताता है। तो चलिए, मेरा ख्याल है कि इसको हम आगे ही डिस्कस कर लेते हैं। अगली हेडिंग बना लेते हैं। हमारे पास अगली हेडिंग है ड्रैग फोर्स की। अब ये ड्रैग फोर्स क्या भला होती है? जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में से पास करेगा तो वो फ्लूइड उसको रोकेगा। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास करेगा तो वो उसकी मोशन को रोकेगा। तो यही इसकी डेफिनेशन है। प्लीज़ राइट इट डाउन। मैं बीएससी में जो आपकी बुक में लिखी है वही लिखवा रहा हूँ, आप अपने लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। द रिटार्डिंग फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स थ्रू अ फ्लूइड। द रिटार्डिंग फोर्स acting on an object, the retarding force acting on an object, the retarding force acting on an object, when it moves, through a fluid, तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी फ्लूइड में से पास करेगा तो वो फ्लूइड उसकी मोशन को रोकेगा, रिटार्ड करेगा। तो रिटार्डिंग फोर्स की डेफिनेशन भी लिख लें आप यहाँ पे। फोर्स विच रेजिस्ट द मोशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स विच रेजिस्ट या विच ओपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी, फोर्स विच ओपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी। अब अगर आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड एक एमसीक्यूज में बता दूँ तो वो भी आप लोग नोट कर लें कि जो रिटार्डिंग फोर्स होती है वो हमेशा कोशिश करती है कि बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन प्रोड्यूस करे या डिसेलरेशन प्रोड्यूस करे। तो अब हमें ना इस बात को समझना है। हम यहाँ पे एयर ले लेते हैं। हम समझते हैं कि ये एयर है और इसकी विस्कोसिटी की एक ख़ास वैल्यूज़ है। आपको विस्कोसिटी की वैल्यू अपनी बुक में लिखी मिल जाएंगी, आप काइंडली इसको वहाँ से स्टडी कर लीजिएगा। तो इस एयर में हमारे पास ऊपर से एक सफ़ेयर गिर रहा है। अब वो सफ़ेयर किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेट से कि वो प्लास्टिक का है तो ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। इस सफ़ेयर का रेडियस आर है और सफ़ेयर डाउनवर्ड डायरेक्शन में गिर रहा है। अपने वेट की वजह से इसके ऊपर ग्रेविटी लग रही है तो इसकी वेलोसिटी भी डाउनवर्ड ही है। अब आपको पता है कि जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं ये इसके ऊपर एक अपवर्ड फोर्स लगाएंगे, इसको रोकने की कोशिश करेंगे। और ये जो मैं वाइट से ड्रॉ कर रहा हूँ दैट फोर्स इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ड्रैग फोर्स। ये बॉडी को घसीट रही है कि तुम नीचे ना आओ बल्कि ऊपर जाओ। इसी तरह अगर आप बात करें वाटर में तो ये जो ड्रैग फोर्स है ये बहुत ज़्यादा होगी। अगर आप कश्ती चला रहे हैं आपको पता होगा कि समुंदर में जो चीज़ें बना तैराई जाती हैं जो अल्लाह ताला की तरफ से नेचुरली हैं, उनकी जो शेप होती है वो बड़ी स्ट्रीमलाइन किस्म की होती है कि पानी यहाँ से लग के साइडों से गुजर जाए, उस साइड से गुजर जाए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ड्रैग फोर्स उसके ऊपर पानी की लगेगी ही लगेगी, बिकॉज उसका कुछ ना कुछ हिस्सा पानी के अंदर होगा। अगर आप बिल्कुल एयर में हो, होवर कर जाए, तो फिर ये ड्रैग फोर्स ख़त्म हो सकती है, लेकिन फिर भी एयर की ड्रैग फोर्स रहेगी। तो आई होप कि ये आपको बात समझ आई होगी। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो गिवन होता है स्टोक्स लॉ से। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले। स्टोक्स लॉ हमें बताता है कि किसी बॉडी के ऊपर कितनी ड्रैग फोर्स लग रही है, लेकिन इसकी लिमिटेशन होती है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। F इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी टी टर्मिनल वेलोसिटी होती है। जब कोई बॉडी किसी फ्लूइड में गिर रही होती है तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर लेती है कुछ लम्हे बाद। उस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। इसको भी हम इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं, तो ये मैंने फार्मूला इसलिए लिखा है कि मैं आपको ईटा के बारे में बता सकूं, जो कि मैं यहाँ लिखना भूल गया था, मैंने अब लिखा है।
तो ईटा को आप मज़ीद लिख सकते हो, ईटा इज इक्वल टू एफ ओवर 6 पाई आर वी टी। तो वी टी इज़ द टर्मिनल वेलोसिटी। अगर उसने कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर कर ली है तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है। स्टोक्स लॉ की एक लिमिटेशन है, ये हाई स्पीड पे एप्लीकेबल नहीं है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन हाई स्पीड। आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितनी फीट स्पीड के बाद स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल ऑन हाई स्पीड्स। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक नॉर्मल सी गाड़ी और नॉर्मल सी वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि उसके ऊपर जो उसका जो जिस मटेरियल में मूव कर रही है, एयर में या पानी में जो भी है, उसका ईटा कितना है। तो इसका मतलब फ़िलहाल हमारे पास स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल है। स्टोक्स लॉ एप्लीकेबल करने के लिए आपको जो फ्लूइड का फ्लो होता है उसको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। ये मैं इंशाल्लाह ताला अभी आने वाले थोड़े वक्तों में बताऊंगा, थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि व्हाट इज स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो ईटा के यूनिट यहाँ पे पहले देख लें। ईटा के यूनिट निकाल रहे हैं, फोर्स है यहाँ पे न्यूटन, 6 पाया कोई यूनिट नहीं होगा, लेंथ है हमारे पास मीटर, वेलोसिटी है मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास बन जाएगा एन, एम की पावर 2 नीचे डिनोमिनेटर में और एस की पावर -1 ऊपर जाके एस बन जाएगा। तो अगर आप इतनी फार्मूले को देखें न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो ये आपको कुछ याद दिलाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ये आपको प्रेशर की याद दिला रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो आप यहाँ पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को लिख सकते हो पास्कल और सेकंड को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके अलावा हम इसके और भी यूनिट बना सकते हैं। तो न्यूटन आपको पता है किसके इक्वल होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको आपने पढ़ा है कि 1 न्यूटन वो फोर्स होती है कि अगर कोई 1 किलोग्राम की बॉडी है और उसका एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो उसके ऊपर जो लगने वाली फोर्स है दैट इज 1 न्यूटन। सेकंड अपनी जगह पे एज इट इज रहेगा, मीटर स्क्वायर ऊपर आके m-2 बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें m-2 और m-1 बन गए, मल्टीप्लाई होकर जब बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। s-2 और s बेसिस सेम है, पावर ऐड होगी s-1। तो आमतौर पे आपको जो यूनिट नज़र आते हैं विस्कोसिटी के कोएफिशिएंट के, वो हमारे पास लिखे होते हैं kg m-1 s-1। इसके अलावा अगर ये यूनिट भी लिखे हैं तो कोई मसला नहीं है, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, दोनों सेम यूनिट्स हैं, इनमें कोई यहाँ पे चेंज नहीं है। तो बस ये है कि ये हमने SI फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ से आप इसकी डायमेंशन भी लिख सकते हैं, m l की पावर -1 t की पावर -1। तो स्टूडेंट्स मैं ये चाहता हूँ कि बेसिकली आपका कोई भी कॉन्सेप्ट रहे नहीं, कहीं से MCQs आ जाए, न्यूमेरिकल आ जाए, आप बेशक BSc में, तो आपकी BSc की ऐसी तैयारी हो जाए कि आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था। तो मैं इसको यहाँ तक ही रोक रहा हूँ, अभी हमारी जो बेसिक्स है वो चलेंगी इंशाल्लाह, उसको हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।